तो आप लोगों ने देखा होगा कि मिडल ईस्ट में आए दिन कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज़ आती रहती है कि कभी इसराइल पैलेस्टाइन के बीच वॉर चल रही है, कभी सऊदी ईरान के बीच में, कभी गल्फ वॉर चल रही है। आज के टाइम पर तो ईरान और यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। मतलब मिडल ईस्ट का जो पूरा का पूरा एरिया है ये वॉर में, कॉन्फ्लिक्ट में बिजी रहता है हमेशा। एंड इसके साथ में आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मिडल ईस्ट में आखिर डेमोक्रेसी सर्वाइव क्यों नहीं करती। आज के मिडल ईस्ट को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जेरूसलम जो कि 3 बड़े रिलीजन के लिए होली पवित्र जगह है, यहीं पर जीसस क्राइस्ट को रोमन टाइम पीरियड में क्रूसिफाई किया गया था। उस टाइम पे जीसस को जूस के थ्रू ही क्रूसिफाई किया गया था और यही चीज़ हमें आज तक देखने को मिलती है कि जूस कम्युनिटी जो है उन्होंने ही जीसस को मारा। मॉडर्न डे में भी अभी आगे जब जूस वाला पॉइंट आएगा तो कनेक्ट होगा। इसके कुछ सेंचुरी बाद 7th सेंचुरी में एक और रिलीजन उभर करके आता है, इस्लाम रिलीजन, जिसे प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्टेब्लिश करा था। 632 में इनकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद अगला सक्सेसर कौन होगा, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने किसी को भी अपना अगला सक्सेसर डिसाइड नहीं किया था। एक ग्रुप बोल रहा था कि प्रॉफिट मोहम्मद के फैमिली मेम्बर को ही लीडर बनाया जाए, वहीं दूसरा ग्रुप चाहता था कि कम्युनिटी चूज़ करे कि इस्लाम का अगला लीडर कौन होगा। यहीं से इस्लाम 2 ग्रुपों में बढ़ता है, शिया और सुन्नी में। शिया चाहते थे कि जो लीडर है वो उनकी ब्लड लाइन वाला ही हो, वहीं सुन्नी चाहते थे कि लीडर जो है वो उन्हें कम्युनिटी चूज़ करे। फास्ट फॉरवर्ड टू 20th सेंचुरी। अब यहाँ से स्टोरी का एक पावरफुल एंगल शुरू होता है, ऑयल। क्योंकि अगर मिडल ईस्ट को समझना है तो ऑयल को इग्नोर नहीं कर सकते। तो 20th सेंचुरी तक मिडल ईस्ट दुनिया के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही वहाँ पे ऑयल डिस्कवर होता है तो सिचुएशन टोटली चेंज। पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर में ये एरिया रिलेटिवली स्टेबल था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो जाता है। तब ब्रिटेन और फ्रांस अपना कंट्रोल स्टार्ट करते हैं। उसी टाइम पे उन्हें रियलाइज हुआ कि मिडल ईस्ट के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। अब यहाँ से शुरू होता है ऑयल एक्सट्रैक्शन का गेम, जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज ने लोकल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने एक्सप्लॉइट तो किया ही किया, इसके साथ में जब वो देश को छोड़ करके गए तब वो कॉन्फ्लिक्ट के बीच छोड़ गए थे, सेम वैसे ही जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के बीच छोड़ करके गए हैं। आज जो हम अफ्रीका के मैप पे जो एकदम स्ट्रेट बॉर्डर जैसी लाइन देख रहे हैं, ये किसी और ने नहीं बल्कि ये ब्रिटिशर ने किया है मिडल ईस्ट में। तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान मिडल ईस्ट का कंट्रोल डिसाइड हो रहा था और इसी दौरान जूस कम्युनिटी भी अपने एक इंडिपेंडेंट होमलैंड की डिमांड कर रही थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में बेलफोर डिक्लेरेशन आता है, जहां पे ब्रिटेन ने जूस को सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया। अगर वो उनका साथ देंगे तो फ्यूचर में उन्हें पैलेस्टाइन रीजन में होमलैंड दिया जाएगा। बट ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही थी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी अरब पॉपुलेशन रहते थे। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 2, जहाँ पे एडोल्फ हिटलर के अंदर होलोकॉस्ट होता है, जिसमें कि मिलियंस ऑफ जूस को सिस्टमैटिकली टारगेट करके मारा जाता है। इस हॉलोकॉस्ट के पीछे 2 रीजन थे। पहला तो ये था कि जूस लोगों ने ब्रिटेन को सपोर्ट किया था वर्ल्ड वॉर 1 में, और दूसरा रीजन ये था कि जब पूरे यूरोप में, पूरे जर्मनी में पॉवर्टी थी, पूरा जर्मनी क्राइसिस फेस कर रहा था, उस टाइम पे ये लोग सबसे ज़्यादा वेल्दी थे और इसी चीज़ की वजह से जूस लोगों के लिए हेट्रेड देखने को मिलता है। फिर 1940s में सिचुएशन एक टर्निंग पॉइंट लेती है, ब्रिटेन अपना कंट्रोल छोड़ने लगता है और 1947-48 के अराउंड में पैलेस्टाइन को डिवाइड करने का प्लान आता है, जिससे आगे चल करके इजराइल का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही इजराइल डिक्लेयर होता है तो तुरंत नेबरिंग अरब कंट्रीज इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, ये सारे देश मिल करके अटैक कर देते हैं और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अरब इजराइल वॉर शुरू होती है। यहाँ पे इजराइल ना सिर्फ सरवाइव करता है बल्कि इन 6 देशों से वॉर में जीत जाता है और अपनी टेरिटरी को और ज्यादा एक्सपेंड कर लेता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। आप नोटिस करेंगे कि मिडल ईस्ट के किसी भी देश में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करते। इजराइल एक्सेप्शन है, क्योंकि वो कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है, जूस देश है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम देशों में आज तक कभी डेमोक्रेसी नहीं आई, मल्टीपल टाइम आई है। सीरिया में, ईरान में, इराक में कई बार डेमोक्रेसी आई है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं कर पाती है। कहीं पर मिलिट्री कूप हो जाता है, कहीं पर मोनार्की स्ट्रांग हो जाती है, कहीं पर अथॉरिटेरियन रिजिम पावर में आ जाता है। इसके पीछे का बड़ा ही सिंपल रीजन है, बट डीप कनेक्शन है रिलीजन और लीगल सिस्टम का। मिडल ईस्ट के देशों में कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में रिलीजियन को सेंट्रल पोजीशन दी गई है।
जब स्टेट और रिलीजन इतने क्लोजली लिंक हो जाते हैं तो डिफरेंट बिलीफ का कोएग्जिस्ट कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो भी डोमिनेंट रिलीजियस फ्रेमवर्क को चैलेंज करते हैं उन्हें ईजिली रॉन्ग लेबल कर दिया जाता है, सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा कर दिया जाता है। और जब लीडर खुद को पॉलिटिकल लीडर नहीं बल्कि फेथ के गार्जियन के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो अपोजिशन के लिए भी बहुत डिफिकल्टीज हो जाती है। इसलिए ही मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी तो कई बार आई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती।